ठीक है, देखता हूँ मैं। हेलो। एक बार जरा आप लोग बता दीजिएगा कि आवाज क्लियर जा रही है। ठीक है, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है और आवाज क्लियर जा रही है। उसके बाद थोड़ा स्टार्ट किया जाए। सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। एक बार बस आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आवाज क्लियर है और वीडियो क्लियर दिख रही है। सभी लोगों को नमस्कार भाई, नमस्कार। क्लियर है? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ना, फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? फिटर थ्योरी की बात करने वाले हैं। और आज दरअसल मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा आपके सिलेबस के अंदर नहीं जाने वाला हूँ। मतलब अभी हम लोग सिलेबस की बात अभी अगले दिन करेंगे। ठीक है, अभी आज मैं सिलेबस की बात नहीं करूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आज मैं आपको थोड़ी सी हालांकि आप लोग ज्यादातर लोग जानते भी होंगे क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर वाले हैं ना। कौन से वर्ष के बच्चे? आप लोग सेकेंड ईयर वाले हैं। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं और क्या सिस्टम होता है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगा। सिलेबस के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी और थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा, प्लस एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताने वाला हूँ आपके टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आपके ऐसे सिलेबस वगैरह में तो नहीं, पर मैं आज पहला दिन है तो थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको चीजें मतलब बहुत मजेदार चीज होगी। अभी आप लोग देखना। ठीक है, 5 मिनट लगेगा, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर की। तो जो लोग भी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, आप लोग मतलब अपना जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग कल सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है मंडे से प्रॉपर क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? बाकी आपके जो दोस्त वगैरह हैं, आपके यार दोस्त जो भी किसी और आईटी कॉलेज में कहीं और पढ़ रहे हैं, तो उन्हें आप एक बार इस सूचना, ये जानकारी दे सकते हैं कि भाई लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, आप लोग जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि होता है कई बार ना कि सिलेबस आगे स्टार्ट हो गया, चलने लगा, तो बच्चे बाद में आ रहे हैं तो कहेंगे यार हमारा छूट गया। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जिसको जुड़ना है वो भी जुड़ जाए, ताकि कोई बाद में आए तो उनका छूटे ना। ठीक है, हालांकि आप लोग ये भी है कि जो मैं आपको वीडियोज करवाऊंगा वो आपके रिकॉर्डेड भी वहाँ अवेलेबल रहेगी। कई लोग ये कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपका रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में आपकी थ्योरी से या आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपको कितने सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमारा ये चीज क्लियर होना चाहिए भाई कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे आप सेकेंड ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर के आपने एग्जाम अच्छे से क्लियर किया, जो भी रहा हो, आगे अगर आपका जिनकी अच्छा रहा हो फर्स्ट ईयर में, हम कोशिश करेंगे सेकेंड ईयर में और बेहतर करें। और जिनका अच्छा नहीं रहा होगा, हम कोशिश करेंगे सेकेंड ईयर में वो अच्छा करें। ठीक है, दोनों लोगों के लिए, चाहे अच्छा हो या ना अच्छा रहा हो, लेकिन हम लोग सेकेंड ईयर को भरपूर अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। विकास जी कह रहे हैं सर ऑनलाइन ही ये क्लास रहेगी कि रिकॉर्ड में? दोनों में रहेगा भाई। जैसे ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन लाइव चलने के बाद जो क्लासेज होंगी वो आपको ऐप के अंदर स्टोर में रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि लाइव खत्म क्लास खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि अब आप किसी वजह से अवेलेबल उस टाइम पे नहीं हो पाते हो, ऐसा कुछ होता है तो आपको क्लासेज मिस नहीं होगी। इसकी टेंशन नहीं लेना है, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको हम लोग पहले बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली ऊपर ही ऊपर देखा जाए ना, अगर ऊपर से आप देखो एक तरह से कहते हैं, तो आपको दो सब्जेक्ट, किसका नाम आएगा? फीटर थ्योरी और इंप्लॉयबिलिटी स्किल। क्या आएगा? फीटर थ्योरी और इंप्लॉयबिलिटी इंप्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, ये दो हमारे आएंगे, फीटर थ्योरी और इंप्लॉयबिलिटी स्किल। चलिए, तो ये दो सब्जेक्ट मेन आपके हो गए जो आपको पढ़ने हैं। जी बिल्कुल, डेली चलेगा।
कोई टेंशन की बात नहीं, सब आराम से चलेगा। देखिए फिटर थ्योरी मैंने आपको बताया, दो हमारे मेन हो गए, फिटर थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कितने नंबर के होते हैं? तो जो फिटर थ्योरी होता है ना, एक तरफ से जो आपके पेपर में जब भी आएगा तो उसमें अलग सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा होता, फिटर थ्योरी लिख करके आता है, और उसमें आपके टोटल कितने बोलते हैं कि 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे? 100 नंबर के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 100 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात की जाए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? तो टोटल क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। कितने नंबर के होंगे? तो यह भी हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो दोनों मिलाकर 25 गुना कितना हो जाएगा भाई? 50 नंबर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी आपका? 50 नंबर का हो जाएगा। इतना ठीक है। चलिए, बिल्कुल किशन जी कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चलेगा सर, सब कुछ चलेगा यार। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्या करवाने वाला, जिसको डिटेल में पढ़ना है पहले से रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगी, आपने देखा होगा ऐप में, वो तो है ही, आप उसको चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। हर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ कराऊंगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर का निचोड़ करवाऊंगा कि कोई भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एग्जाम में क्या उससे पूछा जा रहा है, उस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करके हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। आपको वहां डिटेल में पूरी चीजें पढ़ लेनी है, प्लस जब मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा यहाँ पे, तो आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंस, जो क्वेश्चंस हैं, जिस टॉपिक से ज्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं, उस चीज को हम लोग कवर करेंगे। आई बात समझ में? जी बिल्कुल, क्लास 9 बजे से ही चलेगा। अमरजीत जी, कुछ भी ऐसी सोचने की बात नहीं है। सब लोगों को भाई क्लास कैसे करना है, आपके पास ग्लोबल आईटी मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा, तभी आप ये क्लासेस देख पा रहे हैं, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं। इसमें आपको, जो आप आज हमारे कोर्स को देख रहे हो, इस कोर्स को शायद कुछ लोग ज्वाइन किए हो, कुछ लोग ना किए हो, तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो उस पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से आप लोग ज्वाइन करके जुड़ जाइए। आप बैच में जुड़ जाएंगे, आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है। चलिए, और इस समय सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे बेस्ट बात है कि इस समय दिवाली का ऑफर वगैरह भी चल रहा है, तो आप लोग को कम फीस में, ठीक है, ये बहुत बढ़िया मौका है। और इसी टाइम आपकी क्लासेस भी शुरू होनी है, तो आपका क्लास भी नहीं छूटेगा, और आप कम फीस में आसानी से कोर्स को कवर कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया भाई। लेकिन फिटर थ्योरी में हमें एक चीज और ध्यान देनी है। देखिए, मैंने मेन मेन बताया, मेन फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन्हीं दो नाम से पेपर आएगा। लेकिन इनके बीच में क्या आता है, फिटर थ्योरी में दरअसल हमारा सिर्फ फिटर थ्योरी नहीं होता। इसमें क्या क्या होता है, तो फिटर थ्योरी में सिर्फ फिटर थ्योरी नहीं होता। फिटर थ्योरी में हमारा पहला होता है थ्योरी। जो फिटर थ्योरी की बात करते हैं, हमारा पहले तो मेन थ्योरी हो गया। तो थ्योरी से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? थ्योरी से टोटल हमारे 38 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 38 क्वेश्चन थ्योरी से आएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? सेकेंड नंबर पे आ जाएगा हमारा WCS। क्या आएगा भाई? WCS। कितने क्वेश्चन आएंगे इससे? तो WCS से जो है हमारा 6 क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? ईडी। ईडी का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या है? इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग। इससे कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? इससे भी हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इन तीनों को जोड़िए तो 38, 6 आपका 44, 44 6 50। तो इन तीनों को जोड़ करके फिटर थ्योरी में 50 क्वेश्चन लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि टोटल 50 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, तो इस थ्योरी के अंदर, थ्योरी की स्पेशली सिर्फ 38 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ड्राइंग के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन रहते हैं। और ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ देते हैं, और यहीं पे उनका नुकसान हो जाता है। अगर आपको एक अच्छी परसेंटेज बनानी है और अच्छे नंबर लाने एग्जाम में, तो आपको इन दोनों को भी कवर करना है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, बस हमारे साथ बने रहना है, सब कुछ आपका बढ़िया होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा भाई। तो इन तीनों के मिला करके, इन तीनों को मिला करके हमारे क्या हो रहे हैं, इन तीनों को मिला करके हमारे पास हो रहे हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है। और एक क्वेश्चन कितने का है भाई? 2 नंबर का है। ये भी क्लियर हुआ होगा। WCS के 6 क्वेश्चन है, इसमें भी एक क्वेश्चन क्या है? 2। भाई उज्जवल कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं सर आपको बंगाली आता है? नहीं भाई, बंगाली बिल्कुल नहीं आता मुझे। ठीक है, हिंदी आती है सिर्फ, बंगाली नहीं। चलिए, इतना क्लियर हुआ। और इंप्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन थे, तो इस तरह से इसमें क्या हुआ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, सभी एक क्वेश्चन भाई 2 नंबर के है, तो 25 दूना 50, और यहाँ पे तीनों मिलाकर 50 को, तो 50 दूना 100, मतलब टोटल कितने नंबर का हो गया? अगर टोटल की बात की जाए, अगर टोटल की बात की जाए, तो भाई 50 क्वेश्चन आपका थ्योरी वाला, 50 क्वेश्चन था, सॉरी
50 क्वेश्चन किसके थे? थ्योरी वाले के थे। तो इसमें 2 का हमने गुणा कर दिया तो कितने नंबर के हो गया? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 नंबर के हो गए। ठीक है, वैसे ही हम लोग बात कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो वो 25 क्वेश्चन थे। कितने थे? 25 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितना हो गया? 25 गुना 75, सॉरी 25 गुना 50, मैं ज्यादा तेज हो गई है मेरी। ठीक है, 25 गुना 50 नंबर के, दोनों जोड़ दिया जाए तो टोटल भाई कितने नंबर के हो गए? तो टोटल आपके जो एग्जाम होते हैं वो 150 नंबर के हो गए। कितने नंबर के? 150 नंबर के। बात यहां पर आएगी कि कितने देर में यह करना है, कितने देर में ये क्वेश्चन करना होता है। जो आपको कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 150 नंबर के हो गए, और क्वेश्चन कितने हो गए? 50 25 75 क्वेश्चन। कितने हो गए भाई टोटल? टोटल हमारे पास 75 क्वेश्चन हो गए। टोटल हमारे पास 75 क्वेश्चन, और टोटल 150 नंबर के। कितने नंबर के? 150 नंबर के, 150 नंबर के। कितना टाइम मिलेगा? तो इनको करने के लिए जो आपको समय मिलने वाला है, जो टाइम मिलने वाला है, वो हमें कितना मिलने वाला है? वो हमें मिलने वाला है 2 आवर 2 घंटे। कितने मिलेंगे टाइम? टाइम टोटल 2 घंटे मिलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ होगा? भाई हमें पता होना चाहिए ना जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज, कितने क्वेश्चन आना है, कितने नंबर का आना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें पता हो तब तो इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर करते चल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। 2 आवर का मतलब क्या हो गया? 120 मिनट। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और, मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ पे उसको भी नोटिस कर देता हूं। क्या चीज है भाई? ठीक, माइनस मार्किंग नहीं है एग्जाम में आपके। क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कोई भी क्वेश्चन के अगर आप गलत, अभी तक फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, कि मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो उसका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा इतना? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। और ये क्वेश्चंस की बात होगी, किससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो देखा जाए आपका मेन तो थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। वैसे मोटी मोटा बोला जाए तो 2 ही सब्जेक्ट, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। लेकिन रियलिटी क्या है? क्योंकि आप भाई यहाँ देख रहे हो वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ड्राइंग के 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 दुना 12, 12 12 24, 24 नंबर। अगर आपने इन दोनों को हल्के में लिया तो आपके 24 नंबर के नुकसान हो जाएंगे। कितने नंबर के? 24 नंबर के नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमें छोड़ना नहीं है। तो इस तरह देखा जाए तो हमें थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमें? टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टोटल कितने पढ़ने हैं भाई? टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। चलिए, ये नंबर की बात हो गई ना, जितना आपको किसी को डाउट नहीं है। कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं? 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा नंबर का आपका थ्योरी ही है, 38 क्वेश्चन है। 38 गुना क्या हो जाएगा? 72 नंबर के, सॉरी 8 दूना 16, 76 नंबर के ना, 72 नहीं, 76 नंबर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है? हाँ, 4 सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जो लोग जानते हैं कोई बात नहीं। देखिए, बहुत चीजें होगी, मैं कई सारी चीजें ऐसी पढ़ाऊंगा अभी जिनमें कई सारे बच्चों को पता होगा, आप लोगों ने पहले से मेहनत कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा क्या काम है भाई? मेरा काम है कि मैं बिल्कुल बेस से लेके चलूँ ना। मैं हमेशा ये मान करके चलूंगा कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, तब मैं बेस से लेके क्योंकि यार कुछ लोगों को हो सकता है एक भी बच्चा अगर छूट गया जिसको ये चीज नहीं पता है, तो फिर मेरी कमी है कि मैं उसको नहीं बता पाया। ठीक है, तो हमें सबको लेकर के चलना, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और पता है तो ये बहुत अच्छी बात भी है यार, आपने मेहनत किया, आप चीजें जानते हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो वेरी गुड, बढ़िया बात है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सबको लेकर के चलना है, तो हम लोग बिल्कुल बेस से लेकर के चलेंगे। ठीक है, ऐसे एक क्लासेस करते समय भी जो भी टॉपिक होगा, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो उसके बारे में जानते होंगे, या आपने खुद से पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस टॉपिक को छोड़ देंगे हाई लेवल से, नहीं, सब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बेस से लेकर के चलना है, सबके लिए लेके चलना है। ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई, अब एक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ लेता हूँ। अब बात क्या करेंगे? इसीलिए आप लोग को याद होगा जब आप लोग फर्स्ट ईयर की एग्जाम दिए होंगे, और मेरे बारे में आप लोग कुछ लोग पूछ रहे हैं, शायद नए होने, बाकी ज्यादातर लोग तो जानते होंगे क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में मुझसे चीजें पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे यार ये तो बात हो गई ना, एक क्लियर हो गया ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए हम लोग आपको एग्जाम में बोलते थे कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपके किसी क्वेश्चन में डाउट है या नहीं भी आ रहा है तो उसको भी टिक करके आइए, क्या पता बाई चांस सही हो जाए, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है,
टेंशन मत लीजिए यार, सब चीजें मिलेंगी आराम से, आप लोग बस साथ में जुड़े रहिए, साथ में मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना। जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा ध्यान रखना इस बात का, जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप क्लास जितने दिन भी करोगे, आपको क्लास में थोड़ा बंगाली टाइप का आवाज निकल जा रही है ठीक है। तो आपको क्लास में कॉपी और पेन लेकर के बैठना है भाई। क्या लेकर के बैठना है? कॉपी, कॉपी प्लस पेन। इसके बिना आपको सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल ले लिया और ईयरफोन लगा लिया और बैठ करके मूवी की तरह वीडियो देख रहे, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, मजा भी नहीं आएगा। आपको कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठना है। आई बात समझ में? जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे समझाऊंगा, आपको साथ के साथ नोट भी करते हुए चलना है। आप क्लासेस के स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे पढ़ करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नोट्स अपना खुद से बनाना पड़ेगा, और नोट्स बनाने का मैं एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं कि देखिए नोट्स बनाया कैसे जाता है। बात को समझ रहे हो आप? जैसे कई बार होता है ना, आप लोग दूसरों के नोट्स, दूसरों को पीडीएफ मांगते हो, उससे मजा नहीं आने वाला। नोट्स का मतलब होता है खुद का, और हर एक बच्चे का नोट्स अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? नोट्स का मतलब होता है जैसे आपको कुछ टॉपिक है ना जो एकदम बिल्कुल इजीली याद रहता है। आपको जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपका नाम क्या है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं नोट्स में क्या लिखा जाता है, तो मान लीजिए आपको आपके बारे में आपकी प्रोफाइल तैयार करनी है, तो वहां प्रोफाइल में आप क्या तैयार करोगे? आप अपने लिए, तो आपके अगर आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम पूछा जाए, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए, तो ये आपको हमेशा मुंह जबानी मतलब एकदम नॉर्मल चीज जो आपको याद रहती है, तो उसको आप उसमें नहीं लिखोगे। आप अपने नोट में क्या लिखोगे? आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है। तो ये चीज आपको जल्दी याद नहीं रहती है ना, जबकि नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ याद रहता है। तो उसको हम अपने टॉपिक में नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे? उस आधार कार्ड नंबर को लिखेंगे, उस पैन कार्ड नंबर को लिखेंगे, क्योंकि हम ये भूल जा रहे हैं। जब उसको आप अपने उस टॉपिक में, उस हेडिंग में इस चीज को लिख लोगे, तो फिर ये चीजें भी याद हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम अपने नोट्स बनाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्राइबर ले लिया हमने। मान लीजिए आपको स्क्राइबर का मालूम है कि स्क्राइबर का क्या यूज होता है, स्क्राइबर का यूज होता है मार्किंग करने के लिए। क्या यूज होता है? मार्किंग करने के लिए। तो हम ऐसा नहीं कि स्क्राइबर का अब ये भी लिखे लाइन की मार्किंग करने के लिए यूज होता है, क्योंकि आप लोग शायद सब लोग जानते हैं, तो हमें मालूम है कि स्क्राइबर मार्किंग करने के लिए होता है। तो हम अपने स्क्राइबर वाली हेडिंग में मार्किंग करने के लिए नहीं लिखेंगे। लेकिन आपको शायद ही ना मालूम हो कि स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। तो हम अपने नोट्स में लिखेंगे कि यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसका एंगल कितना रहता है? तो 12 से 15 डिग्री रहता है। लेकिन हो सकता है आपको यह मालूम है, आपको याद रहता है कि मुझे 12 से 15 डिग्री होता है, तो आपको ये मालूम है स्क्राइबर का यूज क्या है और उसका एंगल कितना रहता है, एकदम नॉर्मली याद है, आप भूलते नहीं हो, हमेशा याद रहता है। तो इस चीज को हम अपने नोट्स में शामिल नहीं करेंगे, हम अपने नोट्स में उस पॉइंट को शामिल करेंगे जो हमें याद नहीं है, या जो हम भूल जाते हैं बार बार। तो अपने नोट्स में उस हेडिंग में हम सिर्फ उसी पॉइंट को लिखते हैं जो हम बार बार भूल जा रहे हैं, जो हमें कठिन लग रहा है, जो हमें याद नहीं है। तो ये नोट्स बनाने का असली तरीका होता है। आई बात समझ में? ये नहीं कि हम सारी लाइन उसी में छापते हुए चले जा रहे हो, तो पूरी कहानी हो जाएगी, फिर नोट्स कहां हुआ आपका? आपका नोट्स आप खुद तैयार करोगे। किसी को कोई दूसरा पॉइंट सही याद है तो जो हमें अच्छे से पता है उसको हम इसमें नहीं लिखेंगे, जो हमें नहीं पता है उसको लिखेंगे। तो जब भी हम ये टॉपिक खुला करेंगे ना, तो हमें वही 2 मेन पॉइंट दिखेगा, बार बार रिवाइज होगा, तो वो भी फिर बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए, तो ये बात होगी नोट्स के बारे में कि नोट्स आपको कैसे बनाना। नोट्स बनाने का बिल्कुल यही तरीका होता है, इस तरीके से आप सभी लोग अपना अपना नोट्स बनाएंगे, तभी मजा आएगा और आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। पूरी कहानी आप किताब की तरह लिख दोगे तो फिर एग्जाम के समय वही पढ़ोगे, क्या मतलब निकलेगा? तो नोट्स आप अपना खुद से तैयार करोगे, जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से बताया उस टाइप से नोट्स तैयार करना, और हमेशा वीडियोज के साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठना। क्या लेकर के बैठना भाई? आई समझ में? क्लास के समय क्या लेकर के बैठना है आपको? जब भी वीडियोस देखोगे आप, तो क्या क्या लेकर के बैठोगे साथ में? चलिए, कॉपी पेन, बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग। अभिषेक जी का कमेंट आ चुका है, और संचारी जी बिल्कुल बढ़िया, सोनू भी है। 8 बजे से क्लास थोड़ी मुश्किल हो जाएगी मैंने, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ज्यादातर कि मैं थोड़ा मतलब मेरी जॉब भी है, तो मैं सुबह जॉब में रहता हूँ, शाम को थोड़ा लेट होता है आने में, तो इसलिए मैंने 9 बजे कर रखा है। कॉपी पेन, बहुत बढ़िया भाई, समझ गए मतलब आप लोग, ठीक है। कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठना, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। चलिए, अब इसी के साथ में एक आपको बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। जब इतनी देर आप लोग का टाइम खराब कर ही दिया है, तो आज एक और बेहतरीन चीज आपको मैं बता करके जाऊंगा। छोटी सी चीज है, और शायद आपके बहुत काम आए, ठीक है। आप लोग अक्सर रटते रहते हो ना, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंसेंट्रेट करिएगा क्लास में, ठीक है। 100% का टारगेट रहेगा भाई, 99% नहीं, 100% का लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आप लोग को एक चीज बताने वाला हूं। जैसे अभी तक आप लोग मटेरियल वगैरह, जैसे कौन सा टूल
या जो भी हमारे टूल्स वगैरह होते हैं, कटिंग टूल्स होते हैं, तो वो किस मटेरियल के बने होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं। तो जब भी मटेरियल की बात आती है ना, जब भी मटेरियल की बात आती है तो क्या दिक्कत आती है कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, उसको रटते हैं यहाँ पे कि हमारा चीजल है तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है, स्क्रैपर है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है, हेक्सा ब्लेड है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भाई कैलिपर है माइल्ड स्टील का बना हुआ। तो ऐसे मतलब हम लोग रटते हैं भूलते हैं, रटते हैं भूलते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताने वाला हूँ यहाँ पे, जिससे आपको चीजें याद करने में आसानी होगी। आई बात समझ में? क्या कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। क्लास की टाइमिंग भाई रात के 9 बजे से रहेगी, डेली रात के 9 बजे से, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ध्यान रखना है कि एक होता है हाथ से कटाई करने वाले औजार, या धीमी गति से कह लीजिए। क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना है? पहला पॉइंट, हाथ से कटाई करने, यह सबको काम आने वाला, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी के भी है, सबके काम की चीज है। हाथ से कटाई करने वाले औजार या टूल कह लीजिए, औजार कहिए या टूल कहिए, ठीक है। हाथ से कटाई करने वाले, या कह लीजिए, या कह लीजिए, या धीमी गति से कटाई करने वाले। क्या? धीमी गति से कटाई करने। देखिए हाथ से कटाई करने वाले हमारे औजार हो या धीमी गति से कटाई करने वाले औजार हो, वह किस मटेरियल के बने होंगे? वह हमारे किस मटेरियल के बने होंगे? तो वह हमारे बने होंगे किस मटेरियल के भाई? हाई कार्बन स्टील के। किसके? हाई कार्बन, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, जिसको हम लोग शार्ट में कहीं कहीं पे HCS भी लिखता है। क्या लिखता है? एच हाई कार्बन स्टील, HCS भी लिखा हुआ। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अभी देखना, अभी इसकी फायदा मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा। हमें क्या याद रखना कि जो हाथ से कटाई करने वाले औजार हैं, जैसे हेक्सा हो गया, हम लोग हाथ से चलाते हैं, हाथ से यूज करते हैं, तो हाथ से कटाई करने वाले औजार हो गए, या कह लीजिए धीमी गति से कटाई करने वाले टूल हो गए, ठीक है, धीमी गति से कटाई करने वाले। और दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा गति से, तेज गति से कटाई करने वाले औजार, तेज गति से कटाई करने वाले औजार, करने वाले औजार कहिए या टूल कहिए, एक ही बात है, ठीक। एक तो हो गया हाथ से कटाई करने वाला धीमी गति से, और एक होता है तेज गति से कटाई करने वाले जो टूल होते हैं, तो वह किस मटेरियल के बने होते हैं? देखिए इसके नाम में आ रहा है ना, तेज गति से। भाई जो तेज गति से, जो तेजी से कटाई करेंगे, तो तेजी से या गति में कटाई कौन करता है? तेजी से या गति में कौन कटाई करता है? तो तेजी से या गति में जो कटाई करता है वह हमारे पास होता है, नाम ही उसका है हाई स्पीड स्टील। काफी बच्चों के यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हनीफ जी वगैरह हैं जिन्होंने, ठीक है, बढ़िया। क्या भाई? हाई स्पीड स्टील, इसका नाम यह हाई, नाम में है ना कि हाई स्पीड स्टील, मतलब स्पीड में हाई, उच्च गति में, अधिक गति में कटाई करने वाला स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? HSS, उसको HCS, इसको HSS, ठीक है। दो चीजें क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। पहले एक टॉपिक आपको ध्यान रहे कि अगर हमने जब भी बात करेंगे हाथ से कटाई करने वाले औजार या धीमी गति से कटाई करने वाले औजार, तो वह जो भी औजार होंगे वो किसके बने होंगे? तो धीमी गति से या हाथ से कटाई करने वाले जो औजार होंगे वो बने होंगे हाई कार्बन स्टील के। किसके बने होंगे? हाई कार्बन स्टील के। वहीं पे जब बात की जाएगी तेज गति से, तेजी गति से, तेज गति से कटाई करने वाले औजार, तो देखिए नाम में ये तेज गति मतलब हाई स्पीड, तेज गति का क्या मतलब हो गया? हाई स्पीड, तो हाई स्पीड स्टील। रटने वाली भी बात नहीं, याद करने वाली भी बात नहीं है, देख रहे हैं ना। तेज गति से कटाई, तो तेज गति मतलब हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड स्टील का, तो दूसरा वाला धीमी गति वाला अपने आप हाई कार्बन स्टील में चला जाएगा। तो देखो रटने वाली भी बात नहीं है भाई, क्लियर हो गया ना? क्लियर। चलिए अब इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे? तो इसका फायदा हम इस तरह से उठाने वाले हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो हमारे पास छेनी होती है, छेनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग चीजल भी कहते हैं, छेनी, है ना, इसको क्या बोला जाता है? चीजल भी बोला जाता है, चीजल, चीजल या छेनी बोलते हैं।
तो अब ये किसका बना होगा? सीधी सी बात है भाई, छेनी या चीजल, छेनी को आप हाथ में लिए, हैमर से धीरे धीरे चोट लगाया आपने, तो जो भी देखिए हाथ के द्वारा हम लोग जो भी टूल यूज करेंगे, हाथ के द्वारा कटाई करने के लिए जो भी टूल यूज करेंगे तो वह धीमी गति से ही काम करेगा। तेज गति से काम कब होगा? जब उसको मशीन के द्वारा यूज किया जाए। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब भी हाथ से बात करेंगे, इसलिए मैंने यहां पे हाथ लिखा था, हाथ से कटाई करने वाले औजार, जो भी हम लोग कटिंग टूल से कटाई करने के लिए हाथ का यूज करेंगे, हाथ की मदद से मनुष्य मैनुअली काम करेगा, तो वह धीमी गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तेज गति में कब आएगा? जब हम लोग बात करेंगे मशीनों की, कोई भी काम मशीन के द्वारा हो रहा है, कटाई मशीन के द्वारा हो रही है, मशीन से होगा तो वह हाई स्पीड स्टील में काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, हाई स्पीड स्टील समझ में आया होगा। तेज गति से या कह लीजिए मशीन से जो कटाई करने वाले औजार है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई चीजल हो गया, चीजल हम हाथ से लेते हैं और हाथ मतलब हैमर लेते हैं हाथ में, चीजल हाथ में पकड़ते हैं और ऐसे हैमर से चोट लगा लगा कर मेटल की कटाई करते हैं। तो चीजल क्या हो गया भाई? या फिर चिप्स के रूप में मटेरियल को काटता है। तो चीजल को हम लोग हाथ की मदद से काटने की कोशिश करते हैं, मतलब हाथ से पकड़ करके काटने की कोशिश करते हैं, तो ये धीमी गति से कटाई करता है। और धीमी गति से कटाई करने वाला टूल किसका बना होगा? हाई कार्बन स्टील का। मतलब चीजल किसका बना है? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ। समझ में आया होगा? समझ में आया होगा। अगला चलिए, अगला लेते हैं, हेक्सा। हेक्सा ब्लेड किसके अंतर्गत आएगा भाई? हेक्सा ब्लेड किसके अंतर्गत आएगा? अब आप लोग बताइए। भाई जब आप लोग कोई चीज पूछ रहे हो ना, जैसे यहां मैंने देखा अभी कोई पूछ रहा है कि सर पंचिंग करने की मिनिमम और मैक्सिमम दूरी क्या होती है, तो आप लोग जैसे आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे भी आपके रिप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हैं, 3 से 5 तो आप उनका भी रिप्लाई आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप उस पर भी फोकस कीजिए, वो आप लोग से आपके सहपाठी है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। मैं देख रहा हूँ, अगर मान लीजिए वो गलत बताएंगे ऐसा कुछ होगा तो मैं वहां पे गाइड कर दूंगा कि गलत है। बाकी आप लोग जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बाकी भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है, वो आपको बता देंगे, आप उनके जवाब देख सकते हो। जैसे आपने पूछा तो यहाँ पे काफी लोग आपको बताएं कि भाई 3 से 5 3 से 5 ठीक है, तो अगर गलत होगा तब मैं बता दूंगा कि नहीं ये चीज गलत है। चलिए, ठीक है, समझ में आया ना भाई? हेक्साब्लेड किसका बना होगा? बहुत बढ़िया, काफी लोग बता रहे हैं हाई कार्बन स्टील, बिल्कुल सही बात है भाई। किसका बना होगा? जो हमारा हेक्साब्लेड है। अब आपको मालूम है हेक्सा हमारा कुछ इस टाइप से बना होता है, हेक्सा होता है और इसके अंदर हमारी क्या इस तरह की ब्लेड लगी होती है। कैसी ब्लेड होती है? ऐसे ब्लेड होती है, ऐसे इसमें दांते बने होते हैं और इधर को ऐसे ब्लेड होती है, यहाँ दोनों होल होते हैं और हेक्सा को इसके अंदर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सा ब्लेड हो गया। तो ये ब्लेड पूछ रहा है किसका बना हुआ है, तो आपको मालूम है हेक्सा को हम लोग क्या करते हैं? हाथ से पकड़ करके ऐसे ऐसे कटाई करते हैं धीरे धीरे। तो हाथ से कटाई करने वाला औजार धीमे धीमे कटाई करेगा और धीमे धीमे कटाई करने वाला औजार किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका मतलब हेक्सा ब्लेड किसका बना होगा भाई? हाई कार्बन स्टील का बना होगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही। अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, किसका? अगला एग्जांपल आपका हो जाएगा फाइल। अब फाइल बताइए, फाइल किसके अंतर्गत आएगा? फाइल मतलब समझ रहे हैं ना? रेती, रेती बोलते हैं ना? फाइल का मतलब रेती। ठीक है बात समझ में? फाइल रेती, तो ये कैसा होगा? बहुत बढ़िया रौनक जी, हाई कार्बन स्टील। बहुत बढ़िया, जितने लोग हाई कार्बन स्टील करें बिल्कुल, क्योंकि फाइल और रेती भी क्या हो गया, वो भी मटेरियल को चिप्स के सॉरी बुरादे के रूप में काटती है ना, चूड़ के रूप में, पाउडर के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं? फाइल लेते हैं और ऐसे हाथ के द्वारा कटाई करते हैं। हाथ के द्वारा कटाई करना मतलब धीमी गति से कटाई करना, और धीमी गति से कटाई करने वाले टूल किसके बने होंगे? हाई कार्बन स्टील के बने होंगे। यह भी क्लियर हो गया। चीजल हो गया, हेक्सा ब्लेड हो गया, फाइल हो गया, ये सब हमारा किसका बना हुआ है? हाई कार्बन स्टील का। अब यहां पे आ जाता है आपका स्क्रैपर। क्या आ जाता है? स्क्रैपर। स्क्रैपर किसका बना होगा? इस तरह से आपका स्क्रैपर बना होता है ना, आगे उसकी ब्लेड रहती है, इस तरह से ब्लेड होता है और आपका पीछे फिर ऐसे हैंडल बना होता है इसका, जिसको पकड़ करके ऐसे कटाई करते हैं। आगे का हिस्सा इसका नुकीला रहता है, जिससे हाई स्पॉट्स को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है? हाई स्पॉट्स को। किसी भी मटेरियल के कोई भी हमारा जॉब है, उसके जो हाई स्पॉट्स होते हैं उनको जो है इस स्क्रैपर की मदद से खुरच करके हटाया जाता है।
तो स्क्रैबर किसके अंतर्गत आएगा? हाई कार्बन स्टील के अंतर्गत आएगा। काफी लोगों के कमेंट आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग समझ चुके हैं। समझ में आ गया? टॉपिक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? एक सेकेंड भाई, क्लियर है? अब आप लोग कभी इस चीज को भूलोगे? अगर आपसे कोई पूछ ले चीजल किसका बना है, फाइल किसका बना हुआ है, आपका हेक्सल ब्लेड किसका बना हुआ है, या स्क्रैपर किसका बना हुआ है, तो कोई भी आपसे कटिंग मटेरियल पूछा जाए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये धीमी गति से कटाई करने वाला औजार है या तेज गति से, है ना? तो आपने सोच लिया कि ये धीमी गति से कटाई करने वाला औजार है या तेज, बस आपने इस चीज को पकड़ लिया, आंसर आपके सामने, कभी गलत नहीं होगा। नहीं होगा ना? बहुत बढ़िया, यस सर, वेरी गुड। अब क्लियर होगा, गलत नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिए, पूरा एकदम ठोक करके आए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया भाई, चलिए बिल्कुल अभिषेक जी, रिकॉर्डेड भी रहेगा, दिक्कत की बात नहीं है, क्लासेस खत्म होने के बाद वीडियो रिकॉर्डेड भी पड़ी रहेंगी। चलिए तो ये क्लियर हो गया। चलिए एक और बता दीजिए आप लोग, एक और बता दीजिए, स्क्राइबर, स्क्राइबर किस मटेरियल का बना होगा? स्क्राइबर जल्दी से बताइए, फिर आगे चला जाए, फिर दूसरा वाला टॉपिक भी मैं आपको क्लियर करता हूं। इसको बता दीजिए, स्क्राइबर को। स्क्राइबर, स्क्राइबर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग ठीक है। हाई कार्बन स्टील ना, वेरी गुड। क्योंकि भाई स्क्राइबर की भी जब बात आएगी, स्क्राइबर की भी जब बात आएगी तो स्क्राइबर किस में आ जाएगा? हाई कार्बन स्टील में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो इसकी भी बात कर लेते हैं भाई। स्क्राइबर हमारा क्या खरोचनी भी कहते हैं, जिसकी मदद से मार्किंग किया जाता है। किसी भी मेटल पे जब मार्किंग करते हैं तो स्क्राइबर की मदद से लाइनें खींची जाती है, मार्किंग किया जाता है। तो स्क्राइबर क्या होगा? अगर स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का मतलब क्या हो गया? देखिए इस चीज को भी समझेगा, रटने वाली चीज नहीं है। हाई कार्बन स्टील मतलब ऐसी स्टील जिसमें कार्बन हाई हो, ऐसी स्टील जिसमें कार्बन क्या हो? हाई हो। कार्बन हाई मतलब ज्यादा, अगर कार्बन ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा किसी भी स्टील में कार्बन की मात्रा रहती है वो उतना ज्यादा कठोर रहता है। तो चूंकि हमें भाई जो स्क्राइबर है इसकी मदद से मेटल पे हमें मार्किंग करना है ना, तो अगर वो आपका नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल मटेरियल का रहेगा, तो अगर आप उससे स्क्राइबिंग करोगे, उससे आप खरीदने की मार्किंग करने की कोशिश करो तो घिस जाएगा। नॉर्मल मटेरियल होगा तो बार बार घिस जाएगा, आपका स्क्राइबर ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं कि कार्बन हाई रखेंगे तो वह हमारा क्या होगा? जो हमारा स्क्राइबर है वो कठोर रहेगा, हार्ड रहेगा। हार्ड रहेगा तो जल्दी घिसेगा नहीं, आसानी से काम करता रहेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है? और चूंकि हाथ के द्वारा करते हैं तो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। अब यही वाला क्लियर हो गया। दूसरा, तेज गति से कटाई करने वाले टूल में हाई स्पीड स्टील आता है, तो इसके अंतर्गत अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो क्या आ सकता है? एक तो हो गया भाई आपका क्या, पावर हेक्सा। क्या हो गया? पावर सा जिसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना? जो आपके कटाई, एक तो हमने हेक्सा यूज किया, हाथ के द्वारा ब्लेड उसकी मदद से काटा, और यह होता है जो ब्लेड इसकी मशीन पे चढ़ी होती है बेल्ट के रूप में, और वह उससे कटाई करता है। तो मशीन से कटाई करेगा अब यह ब्लेड, तो मशीन से कटाई करेगा मतलब तेजी गति से कटाई करेगा। भाई हमने इस ब्लेड को पावर सा बोल दिया, मतलब उस सा को पावर के द्वारा, मशीन के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जब मशीन के द्वारा उस सा को चलाया जाएगा तो वह किसका बना होगा? सीधी सी बात है, किसका बना होगा भाई? ड्रिलिंग। बहुत बढ़िया, यहाँ पे एग्जांपल भी आ रहा है, ड्रिल बिट। तो यह पावर सा भी हमारा इसके अंतर्गत आ गया। ड्रिल बिट बिल्कुल सही एग्जांपल, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो ड्रिल बिट है हमारा, ड्रिल बिट भी क्या है? ड्रिल बिट देखिए यह भी मेटल को काटता है। ड्रिल बिट क्या करता है? मेटल को काटता है। कैसे चलता है? यह मशीन के अंदर लगा होता है। कौन सी मशीन? ड्रिलिंग मशीन के अंदर। किसके अंदर? ड्रिलिंग मशीन के अंदर। तो अगर आपसे कोई ड्रिल बिट पूछे कि भाई ड्रिल बिट, जो ड्रिल बिट कटिंग टूल है किस मटेरियल का बना है, तो आपको क्या सोचना है कि यह जो ड्रिल बिट कटिंग टूल है यह धीमी गति से कटाई करता है या तेज गति से। कैसे पता चलेगा? पता इससे चलेगा कि वो मशीन से कटाई कर रहा है या हाथ से। तो हमें मालूम है ड्रिल बिट मशीन के अंदर लगा होता है, मशीन से कटाई करेगा तो तेज गति में घूमेगा, तेज गति में घूमेगा तो इसका मतलब ये पक्का किसका बना होगा? हाई स्पीड स्टील का बना होगा। तो बहुत बढ़िया। चलिए किसी ने बताया लेथ टूल, बिल्कुल सही, लेथ टूल भी उसी में आएगा। ग्राइंडर नहीं आएगा भाई, ग्राइंडर का अलग बात है, ठीक है? ग्राइंडर के जो व्हील होते हैं ना, वहां पे कटिंग टूल नहीं है। ग्राइंडर का उसका व्हील होता है, व्हील में हम लोग उसकी बात करेंगे ग्राइंडिंग वाले चैप्टर में, ठीक है? ग्राइंडर नहीं आएगा, ड्रिल बिट आएगा। और जो लोग टर्निंग टूल बता रहे हैं लेथ मशीन का, टर्निंग टूल किसमें लगा होता है भाई? लेथ मशीन में।
तो जो लेथ मशीन में टर्निंग टूल होता था, सीधी बात है, टर्निंग टूल का मतलब क्या, कोई भी हमारा जॉब मान लीजिए 50 mm का है, इसका डाया को कम करना है तो टर्निंग करके इसकी डाया को 50 से कितने पे ले आएंगे हम लोग, 50 से मान लीजिए 40 पे ले आए, तो टर्निंग के द्वारा हटाया जाता है। तो मशीन में ये जॉब मशीन में तेजी से घूमता है और टूल के द्वारा कटाई की जाती है, तो तेजी से कटाई हो रही है, तो सीधी सी बात है टर्निंग टूल लेथ मशीन में है तो मशीन के द्वारा चलेगा, तेजी से कटाई होगा, किसका बना होगा, हाई स्पीड स्टील। तेज गति आया तो हाई स्पीड, सीधी सी बात है। चलिए क्लियर हुआ होगा। देखिए टैप एंड डाई की बात आएगी तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई वो मशीन के द्वारा नहीं, जो मशीन के द्वारा चलेगा, जो मशीन में हमारा टैप यूज होता है ना, वो हाई स्पीड स्टील का बना होगा, पर जो हम लोग एक नॉर्मल भी तो टैप यूज करते हैं तो वो उसका नहीं, वो हाई कार्बन स्टील का ही बनेगा। जब भी हाथ वाली बात आ गई, बस ध्यान रखना है आपको कि उस टूल को, उस कटिंग टूल को आप यूज कहां कर रहे हो, हाथ के द्वारा, मशीन के द्वारा। हाथ के द्वारा यूज हुआ हाई कार्बन स्टील, मशीन के द्वारा यूज हुआ हाई स्पीड स्टील, बस, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधी सी बात है, बहुत आसान है, ठीक है, इतना क्लियर है। भाई यहाँ पे अभिषेक जी कोई पूछ रहे हैं कि सर ये कौन सा चैप्टर का टॉपिक है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी चैप्टर का टॉपिक नहीं है, आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ कि आपको मटेरियल जो होते हैं टूल वगैरह के, वो याद करने में आसानी हो। आपके सेकेंड ईयर में भी आएगा, आपके फर्स्ट ईयर में भी मटेरियल आएंगे, कोई कटिंग टूल आएगा तो उसके बारे में आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट से वो याद रहेगा, ठीक है। तो मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले एक हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, जिससे आप लोग को आसानी है। दो चीजें क्लियर हुई। तीसरा एक चीज और, एक और मटेरियल के बारे में यहीं पे बता देता हूं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। क्या चीज है हमारे पास भाई, कास्ट आयरन, मतलब जहां पे कंप्रेसिव फोर्स लगे। कौन सा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स मतलब संपीड्य, दबाने वाला, संपीड्य बल। जहां पर भी कंप्रेसिव फोर्स लगता है, जहां पर भी संपीड्य बल लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स मतलब दबाव, कंप्रेस करना, कंप्रेस मतलब क्या, दबाना, कंप्रेसिव फोर्स। तो जब भी कोई मशीन की, अगर मान लीजिए कोई मशीन है, जैसे लेथ मशीन ही हो गया, ठीक है, किसी भी मशीन की या फिर ड्रिल मशीन हो गया, तो ऐसे पार्ट का नाम पूछे आपको, किसी भी पार्ट का नाम पूछेगा तो आपको उसके बारे में सोचना है कि उस पार्ट पे फोर्स कैसा लग रहा है। तो अगर उस पार्ट पे दबाव वाला बल लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो वह पार्ट, कोई भी मशीन हो, अगर उस मशीन के पार्ट पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है, संपीड्य बल लगता है, तो वह पार्ट हमेशा किसका बना जाएगा, कास्ट आयरन का। किसका बनाया जाएगा भाई, वो हमेशा बनाया जाएगा कास्ट आयरन का, क्योंकि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव फोर्स सहन करने की क्षमता सबसे अच्छी होती है। तो देखिए हम अगर मेटल के प्रॉपर्टीज को जानेंगे ना, तो हमें मटेरियल को, मतलब कौन सा मशीन का पार्ट या कौन सा टूल किसका बना हुआ, रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी मटेरियल के, मेटल के प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम है तो यहाँ पे देखिए कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कास्ट आयरन ही सबसे अच्छा मेटल होता है किस मामले में, कंप्रेसिव फोर्स, संपीड्य बल कह लीजिए, या कंप्रेसिव फोर्स मतलब दबाव बल सहन करने के मामले में सबसे अच्छा कास्ट आयरन होता है। इसलिए जहां कहीं भी कंप्रेसिव फोर्स लगता है, संपीड्य बल लगता है, वहां पर हम लोग कास्ट आयरन यूज करते हैं, ठीक है भाई। जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को, मैं कोई चैप्टर नहीं बता रहा हूं, यह आपके, मैंने जैसा कि बताया, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो जब भी टूल आएगा या किसी भी मटेरियल के बारे में आपको जानना होगा कि यह पार्ट किसका बना हुआ है, तो यह हर एक चैप्टर में मदद करेगा। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। बेंच वाइज, बहुत बढ़िया भाई, बेंच वाइज में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कास्ट आयरन मैंने आपको बताया भाई, कास्ट आयरन हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव फोर्स सहन करने की क्षमता सबसे अच्छी होती है। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया, जहां पे दबाव बल पड़ रहा हो, दबाव बल, ठीक है, उसी को हम लोग कंप्रेसिव होता है ना, दबाना, कंप्रेस करना, उसी कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। कास्ट आयरन इसलिए यूज किया क्योंकि इसकी क्षमता सबसे बढ़िया है, ठीक है। ऑप्शन में देख लिया जाए क्या क्या आ सकता है, तो आपने लेथ मशीन का लेग देखा होगा ना, लेथ मशीन का जो लेग होता है या बेड होता है कह लीजिए, देखिए लेथ मशीन का लेग, जो लेथ मशीन होती है, यह लेथ मशीन हमारा क्या हो गया, एक साइड हमारा क्या हो गया भाई, हेड स्टॉक, एक साइड हमारा टेल स्टॉक हो गया, हमारा बेड हो गया, और यह बेड हमारा क्या हो गया, यहाँ नीचे इधर लेग हो गया और इधर लेग हो गया। तो अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लेथ मशीन का यह जो लेग है, यह किसका बना हुआ, लेथ मशीन का जो लेग है वह किसका बना हुआ है, तो सीधी सी बात है, हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई, हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में आएगा कि भाई यह लेथ मशीन है,
और इस लेग की बात कर रहा है, तो इस लेग पे कैसा फोर्स लग रहा है। तो यह जो मशीन है, हेड स्टॉक है, जो इसका बेड बना है, टेल स्टॉक है, इन सब का पूरा भार कहां पड़ रहा है, इस पैरों पर ही। जैसे आपके शरीर का पूरा वजन आपके पैरों पर ही तो पड़ता है। जब आप खड़े होते हो तो आपके शरीर का पूरा वजन कहां टिका होता है, आपके पैरों पर। तो वैसे यहाँ पे इस लेथ मशीन का जितना भी भार है, यह क्या कर रहा है, इन पैरों पे पड़ रहा है। मतलब यह पूरा वजन इन पैरों को दबा रहा है। मशीन का पूरा भार उस पैरों पे पड़ा हुआ है, उसके लेग पर लेथ मशीन पड़ा, उसको दबा रहा है। दबाने का मतलब है कंप्रेसिव फोर्स। मतलब लेग पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पूरा मशीन का भार उसके ऊपर टिका हुआ है, मतलब कंप्रेसिव फोर्स, दबाव फोर्स लगा हुआ है। तो यह किसका बना होगा, तो सीधी सी बात, इसका लेग किसका बन जाएगा भाई, कास्ट आयरन का बन जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कास्ट आयरन ही वह मेटल होता है जिसका जो है कंप्रेसिव फोर्स सहन करने की क्षमता अच्छी होती है। तो इसलिए हम लोग लेग किसका बना देंगे, लेग को कास्ट आयरन का बना देंगे। ऐसी बात की जाए ड्रिल मशीन के बेस का, किसका, जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन का जो बेस होता है, ठीक है, बेस होता है ड्रिलिंग मशीन का भाई, ये बेस होता है। बेस में फिर हमारा क्या लगा होता है, पिलर लगा होता है, फिर पिलर पे हमारा स्पिंडल हेड वगैरह सब लगा होता है। तो लेथ सॉरी ड्रिल मशीन का जो बेस होता है वह किसका बना होता है, तो हमें यहां भी वही चीज है, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा कि हमारे पास ड्रिल मशीन है, और ड्रिल मशीन का हमारा क्या है, यह हो गया उसका बेस। ड्रिल मशीन का क्या हो गया हमारे पास भाई, बेड हो गया, सॉरी बेस हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया। क्योंकि जिस भी पार्ट पर मशीन का समस्त भार टिका हुआ वो उसका बेस होता है। तो हम देख रहे हैं कि यह बेस हो गया, और बेस पर ही स्पिंडल लगा है, सॉरी आपका बेस पर हमारा यह स्पिंडल लगा हुआ, और स्पिंडल पे एक कॉलम है हमारा ना, कॉलम हो गया, और इस कॉलम पे हमारा स्पिंडल हेड वगैरह लगा रहा जहां पे ड्रिल मशीन होगी। तो इन सब का भार इस कॉलम पे, इस आपका होगा पिलर पे होगा, और यह पिलर का पूरा भार क्या करेगा, यह पूरा भार कहां दे रहा है, इस बेस पे दे रहा है। मतलब मशीन का पूरा भार इस बेस को दबा रहा है। मतलब यहाँ बेस पे कंप्रेसिव फोर्स, दबाव फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यह बेस किसका बना होगा, कास्ट आयरन का बना होगा। आई बात समझ में कि ड्रिल मशीन का भी बेस कास्ट आयरन का क्यों बना होता है, क्योंकि दबाव फोर्स लग रहा है। तो जहां पर भी ऐसी बातें आएंगी जहां भी कंप्रेसिव फोर्स की बात करेगा, ऐसे बेंच वाइज का भी आपने सुना होगा कि बेंच वाइज भी हमारा क्या होता है, बेंच वाइज भी हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। उसके जा को हम लोग बनाते हैं हाई कार्बन स्टील वगैरह या टूल स्टील का, हाई कार्बन स्टील को टूल स्टील कहते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि जॉ में क्या है, बार बार जॉ को पकड़ना है, हटाना है, पकड़ना है, हटाना है। तो नॉर्मल मटेरियल का रहेगा तो जबड़े उसके बेंच वाइज के घिस जाएंगे, इसलिए वहां पे अलग से टूल स्टील की प्लेट वगैरह लगा दी जाती है जबड़े के स्थान पे, ठीक है। बाकी जो वाइस है, तो जब किसी भी जॉब को जब वाइस दबाता है, भाई कोई भी जॉब पकड़ना है तो वाइस के जबड़े के बीच में पकड़ोगे तो जबड़ा क्या करेगा, जबड़ा उस जॉब को दबाता है। तो जब दबाएगा तो क्या होगा, मशीन के ऊपर जो हमारी बेंच वाइस उसके ऊपर क्या दबाव फोर्स पड़ेगा ना भाई। बीच में हमारा जॉब है, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, दबाया जा रहा है। तो मशीन के जबड़ों पे कह लीजिए, मशीन सॉरी वाइस जो होगी, वाइस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, दबाव फोर्स लग रहा है। हम लोग दबा रहे हैं, दबाव फोर्स लग रहा है। और कंप्रेसिव फोर्स है, दबाव फोर्स के लिए क्या अच्छा होता है, कास्ट आयरन अच्छा होता है, कास्ट आयरन अच्छा होता है, कास्ट आयरन अच्छा होता है। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कभी भी बात आएगी कंप्रेसिव फोर्स, कहीं पर भी अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, दबाव फोर्स लग रहा है, तो वहां पे तुरंत वह किस मटेरियल का बनाया जाएगा भाई, कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। चलिए ठीक है, और आज के लिए थोड़ा इतना ही करेंगे हम लोग। बाकी थोड़ा सिलेबस के बारे में ना, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा कल बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जो चीजें मैंने आपको समझाई ये अच्छे समझ में आएगा। अब इतने से क्या होगा, जैसे मैं बहुत बड़ा ऐसा काम तो नहीं कर दिया, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि इतना करने से आप लोग जो मेटेरियल वेटेरियल वाला थोड़ा रट रहे थे, शायद आपको कम रटना पड़े। मुझे उम्मीद है इस चीज की, और आप लोग जल्दी गलती भी नहीं करेंगे, इसका भी मैं उम्मीद करता हूँ ना। और शायद आपको अच्छे से समझ में भी आया हो, एक बार लिख दीजिएगा अगर बढ़िया समझ में आया हो तो, ठीक है। बाकी एक चीज और कि भाई अपने दोस्तों वगैरह को, जैसा मैंने आपको बताया कि यार क्लासेज में जैसे कि स्टार्ट करने वाला हूँ, कल अभी हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मंडे से मुझे उम्मीद है कि चैप्टर वाइज क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कल सिलेबस पूरा अच्छे से देख लेंगे, क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या आना है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया लगा, आप लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ऐसे ही बस साथ में बने रहिए, हम लोग बेहतरीन करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे, बेहतरीन करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों वगैरह में, अगर आपके दोस्त वगैरह हो ना कहीं ग्रुप वगैरह में, उनको तो एक बार थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप थोड़ा उनको बता दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बस मोटिव है कि कोई छूटे ना ऐसा ना क्लासेज आगे चल जाए, फिर वो बेचारा पछता रहा कि यार मुझे पहले पता रहा होता तो मैं भी शुरू से जुड़ गया होता। तो थोड़ा सा ये चीजें मतलब करना चाहिए, ठीक है। चलिए
ठीक है, तो क्लासेज यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट, जाइए मुझे सोइए। थैंक यू।